हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक पे एंड किया था वो था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अभी उसका एक टाइप बचा था जो लास्ट लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां एक पॉलिनोमियल दिया होता है, हम उस पॉलिनोमियल को स्प्लिट करके उसके जीरोज मतलब अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। और फिर क्वेश्चन बोलता है कि जो नया पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोज ओरिजिनल वाले पॉलिनोमियल के डबल हैं या स्क्वायर हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो जीरोज निकल कर आ जाते हैं अल्फा और बीटा, हम लोग उसको डबल करके या स्क्वायर करके नए जीरोज बना लेते हैं जो पॉलिनोमियल बनाना है, और फिर फॉर्मूला लगा के पॉलिनोमियल बना देते थे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल दिया है वो स्प्लिट ही नहीं होगा। जैसे यहां पे क्या कह रहा है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose roots are cubes of the root of the quadratic polynomial x square minus 3x plus 5। मतलब अगर ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ये जो दिया है, अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा है तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होंगे। बात समझ में आई? अगर इस वाले पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर क्यूब्स ऑफ रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे या जीरोज होंगे उसका क्यूब जो है वो नए वाले पॉलिनोमियल के रूट्स या फिर जीरोज होंगे। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये वाली इक्वेशन स्प्लिट नहीं कर पाएंगे हम, दैट मींस इससे फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। फैक्टराइज करके इसको हम लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करके अल्फा बीटा जो निकालते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने अल्फा बीटा निकाल लिया था और फिर अल्फा को वहां पे शायद ट्वाइस बोला था, तो हमने दोनों को डबल करके और नया वाला पॉलिनोमियल फॉर्म कर लिया था। ठीक है, तो अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं जो स्प्लिट नहीं होता, जो फैक्टराइज नहीं होता। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, देखो हम लोग दो चीज तो निकाल ही सकते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पहले ये निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर हम पहले ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, तो यहां से दो चीज तो हम निकाल ही सकते हैं। पहली चीज हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और हमारा बी कितना है, हमारा बी है -3। तो यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -3 अपॉन 1। तो यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये बात समझ में आई? उसी तरह से अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला से अल्फा इंटू बीटा निकाल लें तो यहां पर जो अल्फा बीटा होगा मतलब अल्फा इंटू बीटा होगा वो कैसे आएगा, वो आएगा सी अपॉन ए से। इसका मतलब 5 अपॉन 1 जो कि आ जाएगा 5, क्योंकि 5 अपॉन 1 करेंगे उसका मतलब 5 होगा। ठीक है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, और जैसा मैंने कहा ये इक्वेशन फैक्टराइज नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं ढूंढ पाओगे जिसका प्रोडक्ट 3 होता है और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर प्रोडक्ट 5 हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। ऐसा नंबर होगा ही नहीं, बिकॉज 5 प्रोडक्ट कैसे आता है 5 और 1 का। तो 5 और 1 को ऐड करोगे 6 बनेगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 बनेगा। दैट मीन्स 5 को यूज करके 3 बनाना पॉसिबल नहीं है, तो ये स्प्लिट नहीं होगी इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। जो पॉलिनोमियल हमें बनाना है वो पॉलिनोमियल जो है वो इसके जीरोस के क्यूब जो है वो उस पॉलिनोमियल के जीरोस है। मतलब हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है वो ये है एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। हमें यह पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स
प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करना है। अब इस पॉलिनोमियल को, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में क्या है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा के क्यूब के बराबर है। देखो अल्फा का क्यूब अल्फा क्यूब हो गया और बीटा का क्यूब बीटा क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के लिए, मतलब ये पॉलिनोमियल बनाने के लिए देखो हमें दो चीज की जरूरत है। हमें एक चीज की जरूरत है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। जरूरी नहीं है कि हमें अल्फा बीटा अलग से मिल जाए। अगर हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमें अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, मतलब अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब मिल जाएगा, तब भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी ये जो इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3, हम लोग ये इक्वेशन लिखेंगे और फिर इसको क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3, इस इक्वेशन को हम क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3, अगर हम इसको क्यूबिंग करें बोथ साइड, तो क्यूबिंग करने पर ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ठीक है, यहां वैल्यू रख दे। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है वो यहां रख दे अल्फा प्लस बीटा की जगह, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5 है उसको यहां रख दे अल्फा बीटा की जगह। तो इसका मतलब यह आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू 5 है तो यहां पे अल्फा बीटा की जगह 5 रख देंगे, तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है तो यहां पे रख देंगे 3 इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 5 45। 45 उस तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये आ जाएगा, पहले अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, तो 45 आ रहा है ये। ठीक है, 3 इंटू 3 9, 9 5 जा 45, 45 इज इक्वल टू 27। अगर 45 को उधर भेज दे तो ये आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू 27 माइनस 45 जो कि आएगा -18। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। ऐसे ही हमें अल्फा क्यूब बीटा क्यूब चाहिए। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब मतलब नीचे प्लस नहीं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो अल्फा बीटा दिया इसको कर दो क्यूबिंग बोथ साइड। तो अगर इसको हम क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब होता है 125। तो हमारे पास ये आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सॉरी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, और हमारे पास ये भी आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जिसकी वैल्यू -18 आ रही है। ठीक है, अब जो हमें पॉलिनोमियल बनाना है हमें पता है वो जो हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल है उसके जीरोस अल्फा और बीटा है, और हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है वो जो है ओरिजिनल पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं मतलब अल्फा और बीटा उसके क्यूब के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा का क्यूब होगा अल्फा क्यूब और बीटा का क्यूब होगा बीटा क्यूब। इसका मतलब हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। ठीक है, अभी जो हमने वैल्यू निकाली उसमें हमारी ये जो वैल्यू आई थी वो -18 आई थी और जो ये वैल्यू आई थी 125 आई थी। तो अगर हम ये दोनों वैल्यू यहां पे रख दें तो इसका मतलब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 125। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 125। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जैसा पॉलिनोमियल इसने बोला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस को बोलता है कि नए वाले पॉलिनोमियल के जीरो उसके स्क्वायर है या डबल है या थ्राइस है और तुम फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल का जीरो नहीं निकाल पा रहे हो, तो वहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालकर और उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करके क्वेश्चन सॉल्व करके नया वाला पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। इसमें कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जैसे यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगा है या ऐसे और कुछ फॉर्मूले यूज हो सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि अब हमारे सारे टाइप्स खत्म हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, हमारा एक ही टॉपिक है इस साल सिलेबस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। जैसा हम लोगों ने और चैप्टर में भी देखा है, केस स्टडी में क्या होता है कि क्वेश्चन देने से पहले वो एक रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करते हैं, कंडीशन जनरेट करते हैं और फिर उसी पे बेस्ड कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस देते हैं। तो ये हमारे केस स्टडी का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पासेज ऑफ हाईवे in Delhi Mumbai Express Highway there are so many underpass and overpass so that person while crossing the highway do not have any problem। ठीक है, तो एक हाईवे है और उस हाईवे पे कई सारे ओवरपास है, ऊपर से जाने के लिए रास्ता, और अंडरपास है मतलब नीचे से अंडरग्राउंड रास्ता है। ठीक है, और वो जो ओवरपास अंडरपास है उसका एक छोटा सा इन्होंने डायग्राम बना के रखा हुआ है कि ये ओवरपास है, कि ये हाईवे है। अगर कोई हाईवे क्रॉस करना चाहता है तो देखो ऊपर से रास्ता बना ओवरपास हाईवे को पार करके इस तरफ से इस तरफ आने का। ठीक है, तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर कई सारे ऐसे अंडरपास और ओवरपास है। ये जो डायग्राम में इन्होंने एक ओवरपास दिखाया है जहां ऊपर से एक रास्ता है हाईवे को क्रॉस करने का। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, यहां पे डायग्राम है, उसका रिप्रेजेंटेशन है सिंपल सा। फिर क्या कह रहा है, पैराबोला के बारे में बोल रहा है। अ पैराबोला इज अ ग्राफ दैट फॉर्म्स बाय द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला शेप का होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पैराबोलाज आर सिमेट्रिकल अबाउट अ वर्टिकल लाइन नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, पैराबोला ऐसा होता है, ये एक पैराबोला है। पैराबोला सिमेट्रिकल मतलब एक ऐसी वर्टिकल लाइन बनाई जा सकती है जिसके इधर का जो पैराबोला जैसा दिखेगा बिल्कुल वैसा ही उसके इधर का दिखेगा। मतलब बीच में एक ऐसी लाइन बनाई जा सकती है जिस लाइन के इधर वाला जो पैराबोला दिखेगा और इधर दिखेगा एकदम सेम, एकदम आइडेंटिकल दिखेगा। जैसे यहां पर एक लाइन हम ऐसे बीच से बना सकते हैं, तो इस लाइन के इधर जैसा दिख रहा है वैसा इस लाइन के इस तरफ भी दिखेगा। तो इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, ऐसा यहां पे बोल रहा है। ठीक, फिर कह रहा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री रन्स थ्रू द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ द पैराबोला विच इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो यहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैराबोला के मिनिमम या मैक्सिमम, ये मिनिमम पॉइंट है, यहां से पास करता है, इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। अगर ये पैराबोला उल्टा होगा, मतलब अगर पैराबोला इस तरह का दिखेगा तो इसका मतलब ये वर्टेक्स होगा, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। अगर पैराबोला इस तरह का होगा जैसे मैंने यहां पे बनाया है तो यहां पे ये हमारा मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म टू टाइप ऑफ शेप विच आर शोन बिलो। इस तरह के दो शेप्स बनते हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हमारा a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर a 0 से ग्रेटर होगा तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, और अगर a 0 से छोटा होगा, 0 से कम होगा तो पैराबोला इस तरह का डाउनवर्ड ओपन होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की। अभी इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, अभी क्वेश्चन भी पूछेंगे ये लोग। अभी एक सिचुएशन क्रिएट की, पैराबोला के बारे में थोड़ा बहुत बताया। तो इस तरह से केस स्टडी आता है कि पहले एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, कुछ डेटा तुम्हें देंगे, कुछ बताएंगे और फिर उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अब देखते हैं इस पे क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं ये लोग। क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्या कह रहा है, इफ द अंडरपास इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल दिस। एक पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x सॉरी प्लस 3x माइनस 10। वो कह रहा है अगर एक अंडरपास कई सारे, एक अंडरपास को इस पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये पॉलिनोमियल उस अंडरपास का जो शेप होगा, जो कर्व होगा, उसको अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो बोल रहा है फाइंड इट्स जीरोस। मतलब हमें इस वाले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर में इसके जीरोस निकालने हैं। ठीक है, तो हमने स्प्लिटिंग सीखी है, वैसे करेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं क्या करते हैं। यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। हम लोग 1 को लास्ट वाले नंबर -10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 1 को -10 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आ रहा है -10। ठीक है, और बीच वाला जो नंबर है वो 3 है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर हमारा प्रोडक्ट -10 है, मतलब ये नेगेटिव है प्रोडक्ट, अगर तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट करने पे -10 आता हो, और क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो उनका डिफरेंस लेने पर 3 आता हो। तो दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट होगा -10 और उन दोनों नंबर को डिफरेंस जो उन दोनों नंबर का होगा वो होगा 3 का। तो नंबर होंगे 5 और 2। एक नंबर 5 और एक नंबर हो जाएगा 2।
ठीक है, 5 और 2 का प्रोडक्ट 10 आता है और 5 और 2 को माइनस करो तो डिफरेंस भी 3 आता है। ठीक है, अब क्योंकि हमें 3 को पॉजिटिव रखना है तो हम 5 को पॉजिटिव ले लेंगे, इसका मतलब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। ठीक है, तो ये मिड टर्म स्प्लिट हो गया, दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया हमने किसको, 3x को। अब क्या होगा, कॉमन लेंगे, अगर इससे कॉमन ले लें तो x कॉमन आएगा, क्या बचेगा, यहां बचेगा x प्लस 5। ठीक है, फिर अगर हम इससे कॉमन लें तो पहली चीज तो माइनस साइन इसके पास भी, माइनस साइन इसके पास भी है, तो माइनस साइन कॉमन आएगा और फिर 2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, यहां से माइनस बाहर आ गया। जब माइनस साइन बाहर आता है तो अंदर के साइन चेंज कर देता है, तो इसका मतलब ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, दोनों साइन प्लस हो जाएंगे। यहां पे बचेगा x, क्योंकि 2 तो बाहर चला गया, माइनस साइन भी बाहर चला गया, 2 भी बाहर चला गया, तो यहां बचा x और यहां पे बचा प्लस 10 में से 2 कॉमन आ गया तो बचा 5। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, ये आ गया x प्लस 5 एंड x माइनस 2। और अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर दें, जैसे पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते समय हम जो लीनियर फैक्टर आते हैं, जब लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हो जाता है हम उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो यहां पे अगर इंडिविजुअली हम एक बार इसको इक्वल टू 0 करें तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आएगी -5। और फिर अगर हम x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 करें तो यहां से x की वैल्यू आएगी 2, तो एक वैल्यू आ रही है -5 और दूसरी वैल्यू हमारी आ रही है 2। तो ये हमारे इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हो गए, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एज द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब एक हाईवे ओवरपास जो ऊपर से जाने का रास्ता है, अगर उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल is equal to the number of point where the graph of the polynomial, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए A B C D। तो पूछ ही रहा है कि हम लोग कैसे पता करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट y एक्सिस, इंटरसेक्ट x एक्सिस, इंटरसेक्ट y और x एक्सिस, नाइदर इंटरसेक्ट x एक्सिस नॉर y एक्सिस। मतलब ये जानना चाह रहा है कि अगर हमने पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया तो ग्राफ को देखकर किस चीज से पता करते हैं कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था जब हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में पढ़ा था कि सिंपल सी बात है, बाय डिफॉल्ट कोई ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसके उतने जीरोस होंगे, अनलेस अनटिल पॉलिनोमियल ही y के टर्म में दिया हो। अगर पॉलिनोमियल y के टर्म में दिया हो तो जितनी बार y एक्सिस को कट कर रहा होगा उसके उतने जीरोस होंगे। ठीक है, तो यहां तो पॉलिनोमियल x के टर्म में ही है, एग्जांपल देखो x के टर्म में दिया गया यहां पर। ठीक, तो इसका मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरो पता करने के लिए हमें इसमें से क्या देखना होगा। तो हमें क्या देखना होगा, इंटरसेक्ट y एक्सिस, इससे नहीं पता चलेगा बिकॉज पॉलिनोमियल x के टर्म में है, इंटरसेक्ट x एक्सिस। इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल जितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने जीरोस होंगे। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, मतलब इंटरसेक्ट x एक्सिस। कितनी बार पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उससे पता चलेगा कि उसके कितने जीरोस होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ एनी पैराबोलिक कर्व ऑफ अंडरपास इज 3 and 7, रिप्रेजेंट द कर्व ऑफ द हाईवे अंडरपास यूजिंग अ पॉलिनोमियल। मतलब यह कह रहा है कि अगर एक अंडरपास के जो जीरोस हैं अगर वो 3 और 7 है, मतलब उसका फर्स्ट वाला जीरो अल्फा जो है वो 3 है और सेकेंड वाला जीरो बीटा वो 7 है, तो हमें इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना है, पॉलिनोमियल बनाना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है पॉलिनोमियल बनाने का, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। राइट, यही फॉर्मूला पढ़ा है। हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है 3 और 7, वैल्यू रख दो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, फर्स्ट जीरो हमारा 3 है मतलब अल्फा 3 है, बीटा 7 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 7। यही होगा, सॉल्व करें अगर तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा 3 प्लस 7 कितना होगा,
10, तो 3 + 7 10 हो जाएगा। 10 इंटू एक्स, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 10x प्लस 3 इंटू 7 विच इज 21। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये पूछ रहा था कि बताओ कि पॉलिनोमियल का एक अंडरपास जो है वो अगर पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसके जीरोस 3 और 7 है, तो पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। तो मतलब एक तरह से जीरोस दे रखे हैं और हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल में जो हमने पढ़ा था उस मेथड से पॉलिनोमियल हमने फॉर्म कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द शेप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है उसका शेप क्या होता है ये पूछ रहा है। तो शेप हमने पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो शेप होता है वो पैराबोला होता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पैराबोलिक कर्व या फिर पैराबोला, शेप का नाम पैराबोला है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, तो इस तरह के केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं केस स्टडी टाइप का क्या है। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुकृति थ्रोज अ बॉल अपवर्ड फ्रॉम अ रूफटॉप विच इज 9 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। इसका मतलब देखो यहां पे एक डायग्राम बना रखा है इन्होंने। तो सुकृति यहां पे खड़ी है, रूफटॉप मतलब सुकृति यहां पे खड़ी है, यहां पर, और उसने यहां से, अच्छा ये पॉइंट कितनी दूर है, ग्राउंड लेवल से 8 मीटर ऊपर है, यहां से उसने एक बॉल रूफटॉप से फेंकी, यहां से बॉल फेंकी ऐसे, ये फिर द बॉल रीचेस टू सम मैक्सिमम हाइट, तो बॉल ने ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंची यहां तक, एंड देन रिटर्न्स एंड हिट द ग्राउंड। मतलब सुकृति यहां पे खड़ी है, सुकृति ने यहां से बॉल फेंकी, बॉल ऐसे गई, उसने एक मैक्सिमम हाइट अचीव की और वहां से फिर नीचे आके एक पैराबोलिक पाथ बना के ग्राउंड पे बॉल गिर गई आके। ठीक है, तो सुकृति ने बॉल यहां से फेंकी, बॉल ने मैक्सिमम हाइट यहां अचीव की और फिर बॉल आके यहां पे फॉल कर गई। ठीक है, फिर कह रहा है if the height of the ball at time t in second is represented by h, ठीक है, then the equation of the path is given by, यहां पर एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन क्या दी है, h is equals to minus t square plus 2t plus 8, ये एक इक्वेशन है। अच्छा, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हमें दिख रहे हैं, एक वेरिएबल h दिख रहा है, एक वेरिएबल t दिख रहा है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि बॉल फेंकने के कितनी देर बाद हाइट क्या होगी। जैसे अगर कोई ये पूछे कि ये बताओ बॉल थ्रो करने के 2 सेकंड बाद हाइट कितनी थी बॉल की, तो हम टाइम को 2 सेकंड लेंगे और t की जगह यहां पर और यहां पे 2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, h की वैल्यू आ जाएगी, तो ये पता चल जाएगा कि बॉल फेंकने के 2 सेकंड बाद बॉल की हाइट कितनी थी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन में h क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, h रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ द बॉल एट टाइम t, मतलब फेंके जाने के t सेकंड्स बाद बॉल की कितनी हाइट थी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक इक्वेशन दी है, h इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, इस इक्वेशन में t क्या है, t है कि फेंके जाने के बाद कितना टाइम ड्यूरेशन बीत गया है, और h क्या है कि उतने टाइम ड्यूरेशन बीत जाने के बाद बॉल किस हाइट पर अभी है, बॉल ने क्या हाइट अचीव की है। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहां पे इंफॉर्मेशन दी है, इस पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उसका आंसर करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहला है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। हमें यह बताना है कि बॉल ने मैक्सिमम हाइट क्या अचीव की, पहली चीज हमें यह बतानी है। ठीक है, दूसरा है द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मतलब हमें यह पार्ट पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा आंसर आएगा ऊपर वाले पार्ट का। और फिर कह रहा है राइट, अच्छा लास्ट पार्ट क्या है, देखो एक पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज कर्व इज गिवन, मतलब जिस पॉलिनोमियल का एक कर्व दिया है उसके नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। और लास्ट पार्ट पूछ रहा है राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो सबसे लास्ट में पॉलिनोमियल के जीरोस बताने हैं। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से ज्यादा इजी होता है किसी दूसरे पार्ट को सॉल्व करना, और फिर उस पार्ट के हेल्प से फर्स्ट पार्ट लाना बहुत आसान होता है। तो यहां पर अगर हम स्टार्ट करें पहले फोर्थ पार्ट से, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है हमें यह बताना है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, क्योंकि उससे हमें अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में काफी हेल्प मिलेगी। अगर हमें जीरोस मिल जाते हैं
तो उससे हमें फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट को निकालने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पे सबसे पहले हम जीरोस निकालेंगे। यहां क्या बोला है, राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को स्प्लिट करके फैक्टराइज करके इसके जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले वो करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो -1 जाके 8 को मल्टीप्लाई करेगा, प्रोडक्ट आया -8। ठीक है, बीच वाला सम टर्म क्या है, 2 है। तो दो ऐसे नंबर जिसका प्रोडक्ट 8 आता हो और उसका डिफरेंस लेने पे 2 आता हो, तो वो नंबर होंगे 4 और 2। ठीक है, क्योंकि 4 और 2 का प्रोडक्ट करने पर 8 आएगा और 4 और 2 का डिफरेंस 2 का होता है। तो इसका मतलब ये हमारा स्प्लिट जब करेंगे ये हो जाएगा -t², ठीक है, +4t -2t +8, यही होगा। तो हमने ये जो 2t है इसको हमने स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, 4t -2t। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म से अगर कॉमन लें तो कॉमन अगर हम t लेते हैं केवल अभी फिलहाल, ठीक, तो अंदर क्या बचेगा, यहां पे t² था, माइनस साइन था तो बचा -t प्लस, और यहां से t बाहर आ गया तो बचा 4। ठीक, अब हम ये चाहेंगे कि हमारे अगले ब्रैकेट में भी -t +4 ही आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इन दोनों से फिर से कॉमन लेंगे 2, तो प्लस का 2 कॉमन लेंगे। तो जब प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहां माइनस साइन बचा और यहां पे t बचा, तो यहां बचेगा -t प्लस, यहां से 2 बाहर आ गया तो 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया t +2 एंड -t +4, यही होगा। ठीक है, अब अगर हमें पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है कि जो फैक्टराइज फॉर्म आया है उसको 0 के इक्वल कर दो। तो इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक, इसके बाद एक बार हम इस वाले ब्रैकेट को, इस वाले लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे। तो इसका मतलब t +2 = 0। ठीक है, यहां से 2 उधर जाएगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो दूसरा फैक्टर है वो है -t +4। तो अगर हम -t +4 को 0 के इक्वल करें और फिर हम t को उस तरफ ले जाएं तो यह आ जाएगा 4 = t उधर जाएगा तो +t बन जाएगा। तो t की वैल्यू आ रही है -2 और t की वैल्यू आ रही है 4। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो होंगे -2 और 4। अब इसका मैं ग्राफ बना के तुम्हें समझाते हैं कि आगे का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाए, जैसे यहां पर है, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं यहां पर ऐसे, तो यहां पर आके ये जो मीट करेगा वो किस पे करेगा, देखो जीरोस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, देखो 4 तो ये है, और इधर वाला 0 क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। इसका मतलब ये कर्व जब आगे जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर -2 होगा और ये तो हमें 4 दिख ही रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब एक पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो कहां पर होगा, वर्टेक्स एकदम मिडिल में होगा, हाईएस्ट पॉइंट जो होगा एकदम मिडिल में होगा। तो अगर हम -2 से लेकर के 4 तक, अगर इसका एक हम फेयर डायग्राम बना लेते हैं, जैसे अगर हम एक फेयर डायग्राम बना लें, इसका प्रॉपर डायग्राम, ये हो गया 0 -1 -2 1 2 3 4 एंड 5, ऐसा बन गया। तो अभी अगर हम ऐसा बनाएं, पॉलिनोमियल, जो अभी हम पॉलिनोमियल देखा हमने, उसके जीरोस क्या आ रहे हैं, उसके जीरोस आ रहे हैं -2 और 4। तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो इसके -2 और 4 के बीच में जो एकदम पॉइंट होगा वहां पे ऊपर जाएंगे तो सीधे परपेंडिकुलर वर्टेक्स मिलेगा। तो अगर यहां पे बीच का पॉइंट ढूंढे तो देखो कितने ब्लॉक है, -2 से लेकर के 4 तक अगर ब्लॉक काउंट करें तो ब्लॉक कितने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। वैसे भी -2 से अगर 4 तक चलेंगे तो 4 - -2 6 आएगा। मतलब यहां से यहां तक 6 ब्लॉक्स हैं। देखो 1 2 3 4
5 6। इसके मिडिल में एकदम क्या आ रहा है, देखो मिडिल में आ रहा है ये 1। इसका मतलब 1 पे पॉलिनोमियल जो है वो मैक्सिमम हाइट, मतलब जो बॉल है, बॉल जो थ्रो की है वो मिडवे में, मतलब मिड पे वर्टेक्स होगा तो वहां पर वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक पार्ट पूछा ये था कि ये बताओ कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब ये बताओ कर्व के अकॉर्डिंग टाइम 0 पर उसने बॉल फेंकी है, जब टाइम 0 था तो टाइम 0 पे उसने बॉल थ्रो करी है। देखो यहां से बॉल थ्रो कर रही है, यहां से, इस पार्ट को तो कर्व में दिखाया नहीं गया ना, सुकृति ने बॉल यहां से थ्रो की है तो टाइम 0 है, देखो उस समय तो टाइम 0 पे उसने बॉल थ्रो करी है। और अभी जो हमने कर्व देखा उस कर्व के अकॉर्डिंग टाइम 1 पे बॉल ने मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम हाइट अचीव करने में 1 मिनट का टाइम लगा, 1 सेकंड का, सॉरी, तो 1 सेकंड बाद बॉल ने मैक्सिमम हाइट अचीव की, क्योंकि टाइम 0 पर यहां से बॉल फेंकी गई और टाइम जब 1 हुआ तो बॉल ने मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली, तो द टाइम टेकन टू अचीव द मैक्सिमम हाइट इज 1। ठीक है, इसके बाद फिर फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। अब इसने एक फॉर्मूला दे रखा है, देखो ये फॉर्मूला h इज इक्वल्स टू -t² प्लस 2t प्लस 8। और हमें पता है फॉर्मूले का काम क्या है, यहां पे t की जगह जो वैल्यू रखेंगे ये बता देगा कि उतने टाइम बाद बॉल की साइड पे थी। ठीक है, और हमें यह पता चल गया है कि बॉल ने मैक्सिमम हाइट अचीव की थी आफ्टर 1 सेकेंड, मतलब टाइम को अगर 1 रखेंगे तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो अगर यहां हम टाइम की जगह टी की जगह 1 रख दें तो इसका मतलब यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 8। ठीक है, क्योंकि टाइम 2 पे हाइट मैक्सिमम थी, तो अगर सॉरी 1 पे, तो टाइम 1 पे हाइट मैक्सिमम थी, तो अगर हमने टाइम की जगह 1 रखा और सॉल्व कर लिया तो जो h की वैल्यू आएगी वही होगी मैक्सिमम हाइट। तो इसको सॉल्व कर ले, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 8, तो ये आ गया 10। और यहां पे क्या है, 1 का स्क्वायर होगा 1, तो -1, 10 - 1 कितना आएगा 9। तो इसका मतलब क्योंकि डेटा जो है वो मीटर में दिया है, तो जो मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल इज 9 मीटर्स। और ये कब अचीव हुई, आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ थ्रोइंग द बॉल। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, तो ये हो जाएगा 9 मीटर। सेकेंड पार्ट का आंसर है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ये हम निकाल चुके हैं कि थ्रो करने के 1 सेकेंड बाद मैक्सिमम हाइट अचीव की है, तो टाइम टेकन इज 1 सेकेंड। और फिर हमारा थर्ड पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन। तो यहां पर जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ को देख के पता चल रहा है इसके 2 जीरोस होंगे, देखो एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, तो जो नंबर ऑफ जीरोस है इस पॉलिनोमियल के वो है हमारे 2। ठीक है, और बाकी ये पार्ट में हम लोग जीरोस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इतना इस क्वेश्चन में करना था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ ये टॉपिक भी हमारा पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया। अब बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक करेंगे। थैंक यू।